हेलो फ्रेंड्स एंड मेडो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी बीपी 801T के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोगों ने पीसीआई के पैटर्न पे प्रिपेयर किया है और इसमें उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे बी फॉर्म 4th ईयर 8th सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने पीसीआई के पैटर्न पे प्रिपेयर किया है। तो इसका हमारा मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 नंबर का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो ये हमारा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा सेक्शन ए है उसके ऊपर आते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होते हैं और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। मीन्स यहाँ पे आपको आंसर को टू द फैक्ट और शॉर्ट में लिखने की, ब्रीफली लिखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ए स्टैटिस्टिक, बी बायो स्टैटिस्टिक, सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारे टर्म्स हैं इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है या ये कम्बिनेशन में भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है स्टैटिस्टिक, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी एक तरह से जो साइंस है वो यहाँ पे होती है, वो जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कंसर्न होती है वो डेवलपिंग एंड स्टडिंग द मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड प्रेजेंटिंग इम्पेरिकल डाटा। तो जो हमारे इम्पेरिकल डाटा होते हैं उनको हमें किस तरह से वहाँ पे कलेक्ट करना है, किस तरह से वहाँ पे उसकी जो एनालिसिस है वो करनी है, इंटरप्रिटेशन किस तरह से होना है और किस तरह से उसको वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करना है, उसका जो हमारा मेथड है उसको वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे डेवलप करना और उसकी स्टडी करना हमारा सिंपली यहाँ पे बायो स्टैटिस्टिक कहलाता है। या हम सिंपली कह सकते हैं वो मैथमेटिकली जो हमारा स्टैटिस्टिक होता है वो हमारी सेट ऑफ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिससे हम लोग अपने डाटा की एनालिसिस सिंपली यहाँ पे करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला टर्म है बायो स्टैटिस्टिक, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा स्टैटिस्टिक की ही एक यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रांच होती है, वो जो कि यहाँ पे अप्लाइड होती है ऑन द वो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस के ऊपर यहाँ पे सिंपली अप्लाई होती है। ये केवल हमारे हेल्थ और जो हमारा मेडिसिन है उसी के ऊपर खाली अप्लाई नहीं होती है। ये हमारा वो जेनेटिक्स है, जो हमारा बायोलॉजी है, ड्रग की डिस्कवरी है और भी जो हमारी कह सकते हैं ब्रांचेज हैं उनके ऊपर हमारा यहाँ पे बायो स्टैटिस्टिक सिंपली अप्लाई होती है। उसके बाद में जो हमारा अगला है टर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे एक गिवन इंटरवल में जो भी हमें ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं वो लेते हैं, उनको वहाँ पे वो कह सकते हैं टेबुलर या ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपली यहाँ पे उपयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर हमारा वो टेस्ट है उसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्राप्त होते हैं उनको वहाँ पे एक तरह का जो हमारा है विजुअल फॉर्म उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन। तो जो हमारा डिस्पर्सन है उसके यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं उनको यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम लोग डिस्पर्सन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन एंड रिलेटिव डिस्पर्सन। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट डिस्पर्सन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा रेंज आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो यहाँ पे आ जाता है, क्वार्टाइल्स आ जाते हैं और मीन डिविएशन हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट जो डिविएशन है हमारा डिस्पर्सन है उसके अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है वो रिलेटिव डिस्पर्सन उसके बारे में बात करते हैं तो इनके कोफिशिएंट ही हमारे यहाँ पे सिंपली रिलेटिव डिस्पर्सन यहाँ पे कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द टर्म्स हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है, जो हमारा होता है हार्मोनिक मीन है वो क्या होता है, इन 2 शब्दों को आपको टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन के अगर बारे में यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका हम लोग अगर वहाँ पे कर देते हैं सम और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो सिंपली वो हमारा अर्थमेटिक
मीन वहाँ पे कहलाता है और इसको हम लोग एक्स बार से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि अगर हम लोग कोई जो एनालिसिस है वो करते हैं, पहली रीडिंग हमारी 1 है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 हमारा 10 हो जाएगा और 10 + 5 हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो सम हमारा 15 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 हैं। तो जब हम लोग 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू सिंपली 3 आएगी। तो या जो इसका अर्थमेटिक मीन है वो हमारा 3 हो जाएगा, या हम सिंपली कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमारा एवरेज होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा हार्मोनिक मीन है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारा होता है अर्थमेटिक मीन होता है उसका जो हमारा वो रेसिप्रोकल है, और जो हमारे वो गिवन आइटम है उनका जो हमारा वो रेसिप्रोकल है वो सिंपली हमारा यहाँ पे हार्मोनिक मीन कहलाता है। इसको हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से कह सकते हैं कि n अपॉन वो सिग्मा 1/x से हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी, उसके हमारे वो क्या क्या जो हमारे वो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे होते हैं, उसको यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी उसके बारे में बात करते हैं, तो ये उस प्लेस पे किसी भी एक जो इवेंट है उसको होने के, उसके अकरेंस के जो चांसेस हैं वही सिंपली उसका वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई कॉइन है और उसको हम लोग टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे हेड आएगा या वहाँ पे टेल आएगा। तो इस कंडीशन में हमारी जो होगी प्रोबेबिलिटी वो हमारी 50-50% सिंपली वहाँ पे होगी। और अगर हम लोग इसके यहाँ पे वो सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारी वो न्यू ड्रग है उसका हमारा जो डिमांड है उसको वहाँ पे प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको भी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग उपयोग करते हैं। अगर कोई भी वैक्सीन हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके वहाँ पे वो फेल हो सकता है कि वहाँ पे पास हो सकता है, उसका भी जो हमारा फोरकास्टिंग है उसमें भी हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पलिंग। तो जो हमारी सैम्पलिंग की प्रोसेस होती है उसकी हमारी क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको यहाँ पे हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा सैम्पल है या सैम्पलिंग की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव हमारा सैंपल वहाँ पे होना चाहिए। जब भी हम सैम्पलिंग की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे हमें अनबायस्ड होने की आवश्यकता होती है। जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे रिसर्च के जो होते हैं वर्क होते हैं उसको वहाँ पे ज़्यादा फिजिबल वहाँ पे करने के लिए हम लोग जो हमारा सैम्पलिंग है उसको यहाँ पे एक तरह से उपयोग करते हैं। जो भी हमारा होता है रिजल्ट वो वहाँ पे एक्यूरेट हो उसके लिए हम लोग जो हमारा जो होता है सैम्पलिंग की प्रोसेस उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की एरर ना हो इसके लिए हम लोग सैम्पलिंग को यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा जो होना चाहिए सैंपल वो वहाँ पे एडिक्वेट कह सकते हैं वो साइज का होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो वहाँ पे प्रॉपर हो। इस तरह से हमें अपना जो सैंपल है उसको वहाँ पे हमें चूज़ करना चाहिए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो हमारा होता है वो डिग्री ऑफ हमारा फ्रीडम होता है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वो रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यू विच हैव फ्रीडम टू बी वेरी इन द डाटा सैंपल। तो जो हमारा डाटा सैंपल है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ जो हमारे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वहाँ पे कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं जो कि वहाँ पे वेरी होने के लिए फ्री होते हैं, उनको ही हम लोग उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली कहते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई आप जो ट्रैफिक सिग्नल है उस प्लेस पे वहाँ पे खड़े हैं और कोई आपके पास फ़ोन आ जाता है और आदमी आपसे ये पूछता है कि उस समय वहाँ पे कौन सी लाइट है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग ये कहते हैं वो रेड लाइट है तो इसका हमारा ये मतलब होता है कि वहाँ पे जो हमारा होगा ग्रीन लाइट और जो हमारी होगी एक तरह से येलो लाइट वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे नहीं होंगी, मीन्स वो ऑन अगर नहीं है तभी हमारा ग्रीन लाइट वहाँ पे सिंपली ऑन है। तो हमारा यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिंपली हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस होते हैं उनको शॉर्ट में आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो अगर काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इस टेस्ट को आसानी से हम लोग यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं। अगर जो हमारा वो वहाँ पे डाटा है अगर वो वहाँ पे ऑर्डिनल है या वहाँ पे नॉमिनल है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इस टेस्ट को वहाँ पे उपयोग एक तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा जो होगा सैंपल साइज वो अगर यहाँ पे काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज़ करके एक्यूरेट रिजल्ट को आसानी से वो डिलीवर कर सकते हैं। इस प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हर प्रकार के डाटा को हम लोग जो हमारा होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उसमें यहाँ पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा कह सकते हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट है उनमें जो हमें अजम्पशंस करने होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे वो नहीं होती है और उनके कंपैरिजन में यहाँ पे कैलकुलेशन भी हमारी सिंपली शॉर्ट होती है अगर हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिसर्च डिज़ाइन। तो जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है वो रिसर्च वो डिज़ाइन उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पे एक तरह से प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारे वो रिसर्च के ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड एक तरह से करने के लिए भी हमारा जो होता है रिसर्च डिज़ाइन है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। और जितने भी हमारे रिसर्च के वर्क हैं उनको स्मूथली कंडक्ट वहाँ पे करने के में भी हमारा जो होता है रिसर्च डिज़ाइन वो यहाँ पे सिंपली हेल्प करता है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा तो इससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लोग इससे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं विद द मिनिमम एफर्ट टाइम एंड मनी। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं डिफाइन पैराग्रिज्म। तो जो हमारा होता है पैराग्रिज्म उसको यहाँ पे आपको प्रॉपरली डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। हम लोग यहाँ पे जो हमारा पैराग्रिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर एक तो वो किसी और का वर्क या आइडिया को अगर हम लोग अपने नाम से वहाँ पे अपने रिसर्च में वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा पैराग्रिज्म के अंतर्गत सिंपली आता है। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा वो रिसर्च वर्क है और उसमें हम लोग किसी और के वो रिसर्च के काम को अगर वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं उसका हम लोग वो किसी और का जो आइडिया है या उसका जो वर्क है उसको वहाँ पे अपने काम में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे पैराग्रिज्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द DOE। तो जो हमारा होता है DOE वो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है इसको हम लोग कहते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो क्वालिटी वाइड डिज़ाइन है उसका एक यहाँ पे एलिमेंट होता है और इसको यहाँ पे वो डिस्कवर वो एक तरह से किया गया था बाय द रोनाल्ड ए हलफिशर इन 1925 में इसको यहाँ पे एक तो वो डिस्कवर किया गया था। जो भी हमारे वो न्यू प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है उसके भी वो डेवलपमेंट में हमारा DOE काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट है उसमें भी हमारा DOE डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे काफ़ी हमें हेल्प करता है। उसके बाद में अब हम लोग अपने अगले सेक्शन में आ जाते हैं सेक्शन B। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 2 हमें करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। हर क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है, इसका मतलब हमें आंसर को यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस फेजेस इन द डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल विद द एग्जाम्पल। तो जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें हमारे कौन कौन से फेजेस हैं उनको आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमारा जो होता है फेज़ 1 का ट्रायल है, फेज़ 2 का ट्रायल है, फेज़ 3 का ट्रायल होता है, फेज़ 4 का ट्रायल होता है, वो सब आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। तो हमारा जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसको प्रॉपरली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसका जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनलिस्ट द लिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स इन द डाटा एनालिसिस एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। तो जो हम लोग
अलग अलग सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम्स अपने डाटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे आपको प्रॉपरली इनलिस्ट करना है और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको प्रॉपरली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने अंतिम सेक्शन पे आते हैं, ये हमारा है सेक्शन सी। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 5 हमें करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो अगेन हमें यहाँ पे आंसर को डिटेल में ही लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन ए लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन द एक्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमें जो ये यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे हमें एक रिग्रेशन की जो लाइन है उसको ऑब्टेन करना है वाई ऑन एक्स के ऊपर। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा एक्स है ये हमारे पेशेंट की जो एज है वो यहाँ पे है और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे हमारा वाई यहाँ पे सिंपली है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्स है उसका यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन्स इस ये जो ऊपर के हैं इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे वाई बार उसको भी यहाँ पे वो कैलकुलेट वो कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा डी एक्स है और डी वाई है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वो डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और जो हमारा डी वाई है वो हमारा होता है वाई माइनस जो वाई बार है, उससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है डी एक्स इंटू डी वाई उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और सिंपली फार्मूले को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोरिलेशन। तो जो हमारा यहाँ पे कोरिलेशन होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, उसके क्या क्या हमारे एडवांटेज और हमारे वो डिसएडवांटेज हैं, मेरिट्स एंड वो जो हमारा डीमेरिट्स हैं वो हैं, उनको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द SPSS। तो जो हमारा SPSS है वो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, स्टैटिस्टिकल जो हमारा होता है पैकेज ऑफ सोशल साइंस, वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसका हमारा जो इम्पॉर्टेंस है उसको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। तो जो हमारा पॉपुलेशन है वो यहाँ पे क्या होता है उसको आपको इस प्लेस पे वो लिखना है और एक्सप्लेन द वो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल सैम्पल टेस्ट एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट में क्या अंतर है उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ए शॉर्ट ऑन द नोट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनोवा। तो जो हमारा एनोवा है उसके हमारे कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे सिंपली लिखने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन रिसर्च वो डिज़ाइन विद द वेरियस मैथड्स। तो जो हमारा होता है कह सकते वो रिसर्च वो डिज़ाइन है उसके हमारे कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं उनको आपको प्रॉपरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफाइन करने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा वो डिफाइन वो टाइप्स ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हमारे कितने टाइप्स के डाटा होते हैं उसको यहाँ पे प्रॉपरली आपको डिफाइन करना है और हमारे उस डाटा को यहाँ पे कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं उनको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया है। आई थिंक सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर हम उन्हें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।